फ्यूचर में मास्को शहर में ओलेग और एलियोना एक डेट पर होते हैं। डेट के दौरान ओलेग बताता है कि वह एक सोल्जर है जो 2 हफ्ते की छुट्टी पर आया है। डेट शानदार रहती है और दोनों रात एक साथ बिताते हैं। इस बीच पेरिस में एक एयरप्लेन लैंड करने वाला होता है जब अचानक उसकी सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और अंदर मौजूद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जल्द ही ये अजीब घटना पूरी दुनिया में फैल जाती है। बस पूर्वी यूरोप का एक छोटा सा हिस्सा ही रोशनी में बचा रहता है। मास्को में ओलेग और एलियोना देखते हैं कि आसमान में उड़ते ड्रोन अचानक हवा में ही रुक जाते हैं। वे भागते हुए होटल की लॉबी में जाते हैं यह जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। वहां मौजूद हर कोई न्यूज देखने के लिए इकट्ठा होता है। न्यूज एंकर बताता है कि यह किसी प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं है। पहले लगा कि यह कोई आतंकी हमला है, लेकिन अब पता चला है कि बाकी दुनिया से कॉन्टेक्ट पूरी तरह कट चुका है। इसी दौरान मेयर डोलमातोव की लीडिंग में सोल्जर्स की एक टीम को किरोव शहर भेजा जाता है जो अब अंधकार में डूब चुका है। पत्रकार ओल्गा भी उनके साथ जाती है ताकि इस रहस्य से जुड़े सुराग रिकॉर्ड कर सके। गवर्नमेंट पहले ही वहां ड्रोन भेज चुकी थी, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। टीम शहर में घूमते हुए एक दुकान में जाती है और खास स्लाइम लाइट्स का इस्तेमाल करके जांच करती है। वे देखते हैं कि वहां मौजूद हर इंसान मर चुका है, यहाँ तक कि मछली के टैंक में तैर रही मछलियां भी। लेकिन कोई हमला हुआ हो इसका कोई क्लू भी नहीं है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। वे कुछ अपार्टमेंट्स की जांच करते हैं और पाते हैं कि हर चीज अपनी जगह पर है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अचानक एक सोल्जर पर किसी रहस्यमयी जीव का हमला हो जाता है। टीम तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह जीव उन्हें देखता है वह सोल्जर का हथियार छीनकर खिड़की से भाग जाता है। टीम उस पर गोलियां चलाती है, लेकिन उसे कोई असर नहीं होता और वह गायब हो जाता है। वे घायल सोल्जर को प्लेन में ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने हमलावर का चेहरा देखा था या नहीं, लेकिन अंधेरे के कारण वह कुछ भी पहचान नहीं पाया। 1 महीने बाद 100 मिलियन से ज्यादा रूसियों को मृत घोषित कर दिया जाता है। गवर्नमेंट बाकी बचे लोगों से शांत रहने की अपील करती है, लेकिन धार्मिक समूह इकट्ठा होने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया का अंत आ गया है। इस बीच यूरा नाम का एक आम नागरिक आर्मी में भर्ती होने का नोटिस मिलता पाता है। वह अपनी माँ के साथ रहता है जो अल्जाइमर से पीड़ित है। उसे उन्हें छोड़कर जाना भारी लगता है, लेकिन फिर भी वह एएमडी में शामिल हो जाता है। जब वह बेस के लिए निकलता है तो देखता है कि सिर्फ 1 महीने में ही सड़कें उजाड़ और खंडहर जैसी हो गई हैं। यूरा को ओलेग की टीम में शामिल किया जाता है, जहां मेयर डोलमातोव और कर्नल मारिना उन्हें मौजूदा हालात की जानकारी देते हैं। हर वो शहर जो अंधेरे में डूब चुका है उसे क्वारंटीन में माना जाता है। सिर्फ मास्को, बेलारूस के कुछ हिस्सों, यूक्रेन और फिनलैंड में ही बिजली मौजूद है। यह इलाका सर्कल ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है। कुछ रिकॉन टीम्स वापस लौटी हैं और उन्होंने लाशों को लाकर ये खोज की है कि सभी की मौत एंडोजेनस न्यूरोटॉक्सिन्स के कारण हुई है, यानी ऐसे जहरीले केमिकल जो खुद इंसानी शरीर ने बनाए। नई टीम्स को 2 बड़े काम सौंपे जाते हैं। साइंटिस्ट के लिए इस जहर की वजह के सुराग खोजना और क्वारंटीन जोन के अंदर जाकर रिसोर्सेज इकट्ठा करना, क्योंकि मास्को के खाने का गोडाउन खत्म होने लगे हैं। लेकिन उन्हें बेहद सावधान रहना होगा, क्योंकि पहले भेजी गई कई टीमें कभी वापस नहीं लौटी, भले ही उनके पास टैंक जैसी तगड़े हथियार थे। जब सभी मिशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो और भी वॉलंटियर्स बेस पर पहुंचते हैं। ओलेग चौंक जाता है जब वह एलियोना को भी उनमें शामिल देखता है। अचानक एक सायरन बज उठता है जो एक बड़े हमले की वार्निंग देता है। विशालकाय दुश्मनों का एक झुंड बेस की ओर बढ़ रहा होता है। सोल्जर तुरंत क्वारंटीन जोन और बेस के बॉर्डर पर मोर्चा संभाल लेते हैं। उसी वक्त बेस की बिजली अचानक चली जाती है। डोलमातोव रोशनी के लिए फ्लेयर्स फायर करता है और जब वे अजीब जीव काफी करीब आ जाते हैं तो सोल्जर उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ जीव किसी तरह बेस के अंदर घुस आते हैं और चारों तरफ हमला करने लगते हैं। इस अफरा तफरी में ओलेग बेहोश हो जाता है। अगली सुबह ओलेग की आंख तब खुलती है जब वह खुद को एक मरे हुए दुश्मन के नीचे दबा पाता है। यूरा उसे जिंदा देखकर मदद मांगता है ताकि वे लाश को हटा सके। ओलेग अब साफ देख सकता है कि वह अजीब जीव कोई और नहीं बल्कि एक विशाल भालू था। दरअसल बॉर्डर के दूसरी तरफ दर्जनों भालुओं की लाशें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा कि वे इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे थे। पत्रकार ओल्गा भी वहां मौजूद होती है और इस पूरी घटना को न्यूज के लिए रिकॉर्ड कर रही होती है। ओलेग को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। एलियोना एक डॉक्टर है, वह उसकी चोटों का इलाज करती है और जब ओलेग दर्द महसूस करता है तो एलियोना उसे चूम कर शांत करती है। इस बीच मरीना और डोलमातोव सेंसर्स के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। यह एक ऐसा ग्रुप है जिसे ब्लैकआउट के बाद यूनिक पावर्स मिल गई हैं। मरीना समझाती है कि वे सुपर हीरोज जैसे नहीं हैं, बल्कि वे दिमाग से डेटा रिसीव कर सकते हैं, जैसे रेडियो सिग्नल पकड़ता है। लेकिन अभी तक कोई समझ नहीं पाया कि वे कौन सा डेटा रिसीव कर रहे हैं और ऐसा कैसे हुआ। इनमें सबसे पावरफुल सेंसर साशा है, जिसे एक मिलिट्री हॉस्पिटल में रखा गया है। ब्लैकआउट के बाद से वह बार बार एक रहस्यमयी गंजे आदमी के बुरे सपने देखता आ रहा है। आज उसे जेनिया नाम का एक आदमी मिलने आता है। जेनिया कहता है कि वह किसी आईडी नाम के व्यक्ति के कहने पर आया है। वह साशा को बताता है कि पहली लहर इसने सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को नष्ट कर दिया, दूसरी लहर इसने सभी ऑर्गेनिक एनिमल्स को आत्मविनाश के लिए प्रेरित किया, तीसरी लहर यह बचे हुए सभी लोगों को एक दूसरे पर हमला करने के लिए मजबूर कर देगी। अब लाखों लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे
क्योंकि उनकी खुद की सोचने समझने की पावर छिन चुकी होगी। लेकिन अभी इसे रोकने का समय है। लेकिन साशा को इस पर यकीन नहीं होता और वह सिक्योरिटी को बुला लेता है, लेकिन सोल्जर को जेनिया दिखाई ही नहीं देता। डॉक्टर से कहा जाता है कि साशा बस हेलुसिनेशन देख रहा है। बाकी सोल्जर अपने मिशन के लिए तैयार होते हैं। यूरा को ओल्गा के साथ भेजा जाता है, जो कैमरे के लिए उससे कुछ सवाल करती है। यूरा मानता है कि उसे मौजूदा हालात से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे उसकी जिंदगी को एक मकसद मिल गया है और यह टैक्सी ड्राइवर बनने से बेहतर है। जब वे क्वारंटीन जोन पहुंचते हैं तो उन्हें जमीन पर नष्ट हुए टैंक और बिल्डिंग्स को काटती हुई एक गहरी खाई दिखाई देती है, जिससे यह साफ हो जाता है कि तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। इस तबाही की तस्वीरें जब बाकी लोगों तक पहुंचती हैं तो शहर में दहशत फैल जाती है। दंगे और अपराध बढ़ने लगते हैं। गवर्नमेंट भरोसा दिलाती है कि वे इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जनता को लगता है कि नेता कुछ छिपा रहे हैं। सैनिकों को अलग अलग टीमों में बांटा जाता है। यूरा और ओल्गा ग्रुप साथ में होते हैं और जैसे जैसे वे जंगल पार करते हैं उनके बीच हल्का फ्लर्टिंग टेंशन बढ़ने लगता है। उधर पूरी तरह ठीक हो चुका ओलेग ग्रुप 4 में शामिल होता है, जो एक छोटे से कस्बे की जांच कर रहा होता है। एक सोल्जर एक स्टोरेज रूम खोलता है, जिससे ढेर सारी लोहे की छड़ें गिरकर उसकी टांग पर आ जाती हैं और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। टीम फैसला करती है कि वे एक घर के अंदर आराम करेंगे जब तक कि कोई डॉक्टर उसकी मदद के लिए नहीं आ जाता। अगली सुबह एलियोना वहां पहुंचती है और बताती है कि अगर घायल सोल्जर को टांग बचानी है तो उसे मास्को लौटना होगा। इस बीच ग्रुप 7 रात भर एक अपार्टमेंट में रुकता है। नाश्ते के दौरान यूरा को एक दुकान में कुछ अजीब लगता है। वह ओल्गा की रिकॉर्डिंग चेक करता है और देखता है कि जब वे आए थे तब दुकान के दरवाजे बंद थे, लेकिन अब खुले हैं। यूरा और कुछ सोल्जर्स दुकान की जांच करते हैं और वहां किसी के होने के सबूत मिलते हैं। वे ट्रैप्स सेट कर देते हैं और अपार्टमेंट लौट जाते हैं, यह देखने के लिए कि कोई उनमें फंसता है या नहीं। रात होते ही ट्रैप एक्टिव हो जाता है। सभी निकलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन यूरा ओल्गा को अपार्टमेंट में रुकने के लिए कहता है। वह उसे फ्लेयर्स चलाने का तरीका सिखाता है ताकि अगर वे वापस ना आए तो वह मदद बुला सके। लेकिन ओल्गा उसकी बात नहीं मानती और टीम के पीछे पीछे दुकान तक जाती है ताकि सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। दुकान के अंदर वे पाते हैं कि एक टीनेज लड़का जाल में फंसकर घायल हो गया है। वे उसे उठाकर अपार्टमेंट में ले जाते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़का अचानक चाकू छीन लेता है और एक सोल्जर की हत्या कर देता है। बाकी सोल्जर्स झट से लड़के को गोली मार देते हैं। उधर साशा ताजी हवा लेने के लिए हॉस्पिटल की छत पर जाता है और वहां अचानक आईडी से सामना हो जाता है। वही रहस्यमयी व्यक्ति जिसका जिक्र पहले जेनिया ने किया था। जेनिया तो सिर्फ एक मेंटल कॉन्टैक्ट था, लेकिन आईडी असल में वही मौजूद था। वह साशा से मदद मांगता है और यह साबित करने के लिए कि उसे सब पता है, वह अपना असली चेहरा दिखाता है, जो इंसानी नहीं था। उसी समय मारिना वहां सोल्जर्स की एक टुकड़ी के साथ पहुंच जाती है और वे सभी आईडी पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन तभी अचानक सभी सोल्जर्स अपनी बंदूकें मारिना पर तान देते हैं। आईडी मुस्कुराकर कहता है कि उसने अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल किया है, जिससे सैनिकों को ऐसा लग रहा है कि मारिना ही आइड है और एड ही मारिना। वह चेतावनी देता है कि अगर मारिना ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो सोल्जर्स उसी पर हमला कर देंगे। आईडी दावा करता है कि वह मारिना की तरफ है और उसे आने वाले खतरे के बारे में बताने आया है। जब मारिना उससे पूछती है कि वह आखिर है क्या, तो आईडी जवाब देता है, अगर इंसान इसे समझना चाहे तो वे मुझे भगवान मानेंगे। मारिना आईडी को अपने ऑफिस में ले जाकर पूछताछ करती है। आईडी बताता है कि वह एक खास मिशन के तहत आया था। उसे एक रेडिएशन प्रोसेस शुरू करनी थी जब चांद महासागरों के ऊपर था, लेकिन उससे एक गलती हो गई। चांद इस हिस्से के ऊपर था, जिससे यह इलाका रेडिएशन से बच गया। अब आईडी वार्निंग देता है कि लाखों उसकी तरह के क्रीचर्स आने वाले हैं और वे इंसानियत को खत्म कर देंगे। यही है सर्कल ऑफ लाइफ की सच्चाई। क्वारंटीन जोन में मौजूद हर इंसान अब एक बेजान ड्रोन बन चुका है और जल्द ही हमला करने वाला है। आईडी बताता है कि उसकी स्पीसीज को पृथ्वी की जरूरत है, क्योंकि उनका अपना होम प्लेनेट मरने वाला है और उन्हें एक नया ठिकाना चाहिए जहां सूर्य हो। फिर वह एक और चौंकाने वाला सच बताता है, हजारों साल पहले वेव जीरो आई थी और यह लहर इंसानियत थी। दरअसल मानव जाति कोई नेचुरल इवोल्यूशन नहीं है, बल्कि आईडी की प्रजाति द्वारा भेजा गया एक बायोवेपन था, जिसका मकसद पृथ्वी की मूल आबादी को नष्ट करना था। पिरामिड और समुद्र के नीचे बने प्राचीन शहर असल में उन्हीं मूल निवासियों ने बनाए थे, क्योंकि वे इंसानों से कहीं ज्यादा विकसित थे। आईडी बताता है कि इंसान सबसे बेहतरीन बायोवेपन है, क्योंकि वे विनाशक और कॉलोनी बनाने वाले होते हैं। डीएनए के लेवल पर इंसान और आईडी की प्रजाति में काफी समानताएं हैं, लेकिन एक चीज इंसानों से छीन ली गई, मानसिक शक्तियां। अब जो अनप्लान्ड रेडिएशन हो रहा है वह साशा जैसे कुछ इंसानों को उनकी मानसिक शक्तियां वापस दिला रहा है। आईडी का भाईरा पहले ही पृथ्वी पर है। आईडी बताता है कि उनका आर्मी कल आ जाएगा, लेकिन उसका भाईरा पहले ही धरती पर मौजूद है। आईडी रा के तरीकों से सहमत नहीं है और उसे रोकना चाहता है, लेकिन उसका ठिकाना केवल साशा ही जानता है, अपनी रहस्यमयी सपनों के कारण। इसी दौरान सभी टीमों पर एकाएक हमले शुरू हो जाते हैं। ये हमला उन इंसानों द्वारा किया जाता है जो अब आईडी की प्रजाति द्वारा कंट्रोल्ड हो चुके हैं। शोल्डर्स तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं और एक मजबूत डिफेंस लाइन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वे आसानी से शोल्डर्स को पछाड़ देते हैं। ज्यादातर शोल्डर्स मारे जाते हैं और गोलियां खत्म होने लगती हैं। जब अपार्टमेंट जहां वे छिपे थे एक धमाके से उड़ा दिया जाता है, तो यूरा ओल्गा से फ्लेयर चलाने के लिए कहता है, लेकिन यह सिर्फ ग्रुप 7 की ही प्रॉब्लम नहीं थी।
हर जगह शोल्डर्स मदद मांग रहे थे और इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि सभी को बचाया जा सके। फिलहाल बचे हुए शोल्डर्स को एक बिल्डिंग की छत पर जाना होगा ताकि वे हमला करने वालों की पहुंच से बाहर रह सके। मारिना और आईडी की बातचीत इस हमले की खबर से रुकती है जब आईडी कहता है हम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वे जेन्या और साशा के साथ तुरंत बेस की ओर उड़ान भरते हैं। रास्ते में आईडी बताता है कि वह तब तक अमर है जब तक कोई उसे मारने का फैसला नहीं करता। आईडी साशा को ट्रांस में डालता है। साशा अचानक एक स्काई स्क्रैपर की तस्वीर बनाता है जो कि किरोव में है। आईडी तुरंत बचे हुए शोल्डर्स को इस जगह पर भेजना चाहता है, लेकिन जब डोलमातोव आईडी को देखता है तो उसे उस पर भरोसा करने में हिचकिचाहट होती है। इसी समय एक सोल्जर यह खबर लाता है कि मास्को पर भी हमला हो चुका है। मारिना डोलमातोव को समझाती है आईडी ही हमारी आखिरी उम्मीद है। बचे हुए सोल्जर्स तय करते हैं कि वह बिल्डिंग छोड़कर उन टीमों को ढूंढने जाएंगे जिन्होंने कोई फ्लेयर नहीं छोड़ा था। ओल्गा इस विचार से डरी हुई होती है, इसलिए यूरा उसे किस करता है और धीरे से उसे नीचे उतारता है। जैसे ही वे सड़कों पर आगे बढ़ते हैं उन्हें कुछ साधारण सिटीजन दिखते हैं। बिना कोई सवाल पूछे सैनिक उन पर गोलियां चला देते हैं। ओल्गा इससे गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वे तो नोरा में लग रहे थे, लेकिन यूरा उसे याद दिलाता है वह टीनेजर लड़का भी ठीक लग रहा था, फिर उसने हमारे सोल्जर को मार डाला था। जैसे ही यूरा की बात खत्म होती है एक और लहर आती है। अब और भी ज्यादा माइंड कंट्रोल्ड इंसानों की भीड़ उन पर हमला कर देती है। सभी सोल्जर मारे जाते हैं, लेकिन यूरा किसी तरह हमलावरों को हराने में सफल हो जाता है। हालांकि वह खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। यूरा और ओल्गा भागकर एक गैरेज में छिप जाते हैं। वहां वे यूरा की चोट का इलाज करते हैं और सौभाग्य से एक कार मिल जाती है जिसमें पेट्रोल और चाबियां मौजूद होती हैं। इसी दौरान साशा डोलमातोव से कहता है कि वह डर रहा है। उसे यकीन है कि रा ने उसे अपने विजन में देख लिया है, इसलिए वह मिशन पर नहीं जाना चाहता। आईडी उसे सेफ्टी के लिए पीछे रहने की परमिशन देता है। जब डोलमातोव की टीम टैंकों में बैठकर रवाना होती है, मारिना देखती है कि साशा गायब है और वह सभी को रोक देती है। तभी एक जबरदस्त रॉकेट अटैक होता है और पूरा बेस धमाकों में तबाह हो जाता है। आईडी ने पहले से सब कुछ जान रखा था। गुस्से में मारिना अपनी बंदूक आईडी की तरफ तान देती है और चिल्लाती है तुम्हें ये सब पहले से पता था है ना? आईडी सच कबूल करता है और कहता है कि अगर साशा भी हमारे साथ जाता तो हम सब मर जाते और फिर हम ये जंग कभी नहीं जीत पाते। अगली सुबह यूरा और ओल्गा को ओलेग और एलियोना मिलते हैं। उनकी टीम में अब गिने चुने लोग ही बचे हैं और उनकी गोलियां भी खत्म हो चुकी हैं। तभी डोलमातोव की टीम वहां पहुंचती है और उन्हें रा को मारने के मिशन में शामिल होने को कहती है। अब कोई बेस नहीं बचा, इसलिए ओल्गा और एलियोना को भी उनके साथ जाना पड़ेगा। घंटों की जर्नी के बाद टीम किराव पहुंचती है। डोलमातोव को हैरानी होती है कि उन पर अब तक कोई हमला क्यों नहीं हुआ। आईडी बताता है कि रा को लगता है कि वह बेस पर मारा जा चुका है, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं सड़कों पर माइंड कंट्रोल किए गए इंसानों की भीड़ उन्हें रोकने के लिए खड़ी मिलती है। कुछ लोग ऊपर से कूदकर बम गिरा रहे होते हैं। आर्मी बिना रुके टैंकों को आगे बढ़ाती है। जो भी दुश्मन रास्ते में आता है उसे कुचलते या गोली मारते हुए वे आगे बढ़ते हैं। जब वे स्काई स्क्रैपर तक पहुंचते हैं, आईडी यूरा और कुछ सोल्जर्स को छत पर ले जाता है, जबकि बाकी लोग नीचे सिक्योरिटी के लिए रुकते हैं। नीचे की लड़ाई इतनी भयंकर होती है कि किसी को समझ नहीं आता कि वे कब तक टिक पाएंगे, इसलिए ओलेग सभी नागरिकों को भी ऊपरी मंजिल पर भेज देता है। जैसे ही वे छत पर पहुंचते हैं उनका सामना रा से होता है। यूरा उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन रा उसे एक झटके में दूर फेंक देता है। अब यूरा बिल्डिंग के किनारे से लटक रहा होता है। फिर आईडी और रा एक दूसरे पर हमला करते हैं। उनकी लड़ाई बराबरी से चलती है, लेकिन तभी जैसे ही यूरा ऊपर चढ़ता है, नीचे सड़कों पर एक विशाल धमाका होता है जिससे रा का ध्यान भटक जाता है। आईडी इस मौके का फायदा उठाकर रा के शरीर से एक डिवाइस निकाल लेता है। यूरा तुरंत उस छेद में एक ग्रेनेड डाल देता है और रा का शरीर धमाके से फट जाता है। अब आईडी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सभी माइंड कंट्रोल किए गए इंसानों को आजाद कर देता है, लेकिन फिर वह चौंकाने वाली बात करता है। अगला कदम उन एलियंस को खत्म करना है जो अपने शिप में पृथ्वी पर आ रहे हैं। वह कहता है आखिर इंसानों को मारने के लिए ही बनाया गया था। जेन्या गुस्से में पूछता है अगर तुम्हें यह सब पहले से पता था तो ब्लैकआउट से पहले हमें क्यों नहीं बताया? इसी बीच एलियोना और मारिना आईडी की सोच का विरोध करती है। आईडी जवाब देता है मैं वही ईश्वर हूँ जिसके लायक इंसान है। गुस्से में जेन्या चाकू से आईडी पर हमला करता है, लेकिन आईडी अपने पावर्स का इस्तेमाल करके जेन्या को मारिना पर हमला करने के लिए मजबूर कर देता है। जेन्या मारिना को मार देता है। गुस्से में ओलेग आईडी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यूरा बीच में कूद जाता है और आईडी का बचाव करता है। यूरा चिल्लाता है आईडी हमारी आखिरी उम्मीद है, अगर हमें एलियंस को हराना है। अब यूरा और ओलेग के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही यूरा ओलेग को बुरी तरह पीटने लगता है, ओल्गा एक बंदूक उठाती है और यूरा को गोली मार देती है ताकि वह रुक जाए। जेन्या एक बार फिर आईडी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन आईडी उसे आसानी से रोक देता है। अब ओलेग एक और फैसला लेता है। वह यूरा को मारने के बजाय सीधे आईडी पर गोली चला देता है, लेकिन गोलियां आईडी पर कोई असर नहीं करती। अब आईडी को कोई नहीं रोक सकता, या शायद कोई और उम्मीद बाकी है। आईडी अपनी पावर्स का यूज करके ओलेग को कंफ्यूज कर देता है। अब ओलेग सभी को अपने पिता के रूप में देखने लगता है, जिससे वह हमला करने में हिचकिचाने लगता है। लेकिन जेन्या जो खुद एक सेंसर है,
इस कंफ्यूजन को तोड़ सकता है। वह असली आईडी की पहचान कर लेता है और उसके साथ कूदकर दोनों को स्काई स्क्रैपर से नीचे गिरा देता है। जैसे ही वे जमीन से टकराते हैं, दोनों की मौत हो जाती है। आईडी के मरते ही एक जायंट स्पेसशिप कई बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए धरती पर उतरता है। अब ओलेग रा से लिया गया डिवाइस उठाता है और यूरा को मारने से इनकार करते हुए एलियोना और ओल्गा के साथ निकल जाता है। वे रास्ते में गिरे हुए सोल्जर्स के हथियार उठाते हैं और जब वे शिप के पास पहुंचते हैं तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं और देखते हैं कि सैकड़ों एलियन पॉड्स में सो रहे हैं। ओलेग डिवाइस को दबाता है जिससे ऑक्सीजन इन पॉड्स तक पहुंचने लगती है। यह क्लियर हो जाता है कि आरए का काम इन्हें जगाना था और पॉड्स के टाइमर से पता चलता है कि वे जल्द ही जागने वाले हैं। टीम उन पर गोलियां चलाकर देखती है और पाती है कि वे मर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास इतनी गोलियां और समय नहीं कि वे सभी को मार सके। तभी ओल्गा को जमीन पर ऑक्सीजन ले जाने वाली पाइप्स दिखती है। जब वे एक पाइप नष्ट करते हैं तो कई एलियंस एक साथ मर जाते हैं। अब तीनों हर पाइप को नष्ट करने लगते हैं, जिससे पूरी एलियन सेना तबाह होने लगती है। एलियोना आखिरी पाइप को तोड़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसकी नजर उन पॉड्स पर जाती है जिनमें छोटे एलियन बच्चे सो रहे होते हैं। जैसे ही पाइप नष्ट होने वाली होती है, बच्चे पॉड्स से बाहर आने लगते हैं। ओलेग उन्हें देखता है और तुरंत अपना हथियार नीचे गिरा देता है। वह इनोसेंट बच्चों को मार नहीं पाता। अब आगे क्या होगा? क्या वे इन मासूम एलियन बच्चों को जिंदा छोड़ देंगे या फिर इंसानों की रक्षा के लिए पूरी एलियन नस्ल को खत्म करना ही होगा? मानवता को बचाने की कीमत क्या होगी? ये युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन क्या इंसान सही डिसीजन लेंगे? और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। थैंक यू हमारे वीडियो को देखने की। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।